नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथी। इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथी। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुसूचित जनजाति। पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्नलिखित निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल और दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो पहला नंबर दल बदल विरोधी अधिनियम से, बी नंबर में है पंचायती राज से और सी नंबर में है भूमि सुधार से और डी में है राज्य एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, दल बदल विरोधी विधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक संपन्नता, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, जनवादी गणतंत्र। ये इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए वे भारतीय राज्य व्यवस्था के सदस्य का वर्णन करते हैं। इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं हैं। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में निम्नलिखित उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्वभौमिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और हम किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, बी नंबर में है प्रजातांत्रिक, सी नंबर में है सार्वभौमिक और डी नंबर में है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए। ए नंबर में है CADB, इसका आंसर होगा CADB। पहला नंबर में होगा सार्वभौमिक, इसके बाद होगा समाजवादी, इसके बाद होगा धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद होगा प्रजातांत्रिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। प्रश्नगत दिए गए नए शब्दों का सही क्रम है: सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक। सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रीएम्बल्स में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। माना गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, शासन प्रणाली से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। संविधान वेत्ताओं ने संविधाओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला नंबर में है संघात्मक और दूसरा नंबर में है एकात्मक। संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है। जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होता है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है और इसके विपरीत संघीय संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र राज्यों में विभाजित रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जयसिंह को भारतीय संविधान को संघात्मक मनाने में आपत्ति है। प्रोफेसर वियर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में हैं
कहा है। जयसिंह के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की शक्ति प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण के से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के संपूर्ण और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता के सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम, विधि का शासन और विधि का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों को समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति एवं क्रियान्वयन से संबंधित है। भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली नीति एवं निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इससे सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधी निकायों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था
यूनिटरी फॉर फ्रॉम ए गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था सरकार के एकात्मक स्वरूप के प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार के त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान की लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। अतः अभीष्ट उत्तर सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए नंबर सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण के लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली है क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली है तो क्या? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा नंबर, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो कौन सा संशोधन के तहत? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के मध्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को
काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1956 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 इसमें हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर देंगे। थैंक यू।